नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव का कहर लगातार जारी है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिलाधिकारी भी सख्त हो चुके हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। विभागों को राहत और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र 2400 घंटे 7 दिन सक्रिय रहेगा। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में देहरादून में भी लगातार कई हिस्सों में भीषण गर्मी को लेकर बाकायदा मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी बढ़ रही है। भीषण लू और हीट वेव का प्रकोप लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। चिलचिलाती धूप के समय खासतौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 या 3 बजे तक अपने ही घरों में रहें तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो आप सूती कपड़े पहने, सिर को ढककर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। पानी पीते रहें, पेयजल पदार्थों का इस्तेमाल करते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन इस भीषण गर्मी में आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसको लेकर प्रशासनिक जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बाकायदा अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील लोगों से की है कि सबसे बड़ा बचाव यही है कि आप घरों में रहें। खासतौर पर जब भीषण गर्मी और लू का जो पीक टाइम होता है उस समय कम से कम आप अपने घरों में ही रहें। और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो पानी साथ में लेकर चलें, नारियल पानी पीते रहें, जूस पीते रहें। मतलब आप तरल पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाइड्रेटेड रहे। और अस्पतालों में भी निर्देश दिए गए हैं। जो हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। जिलाधिकारी की एक बड़ी चुनौती है जिले में या अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को पूरा करना या उनको सही रखना, ताकि इमरजेंसी वाली स्थिति में या आपात की स्थिति में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या सुविधाओं का अभाव लोगों के लिए ना होने पाए। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप और हीट वेव के अलर्ट के बीच जिलाधिकारी सवीन बंसल ने भी लोगों के लिए व्यवस्थाएं पूरी करने के तमाम विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। जगह जगह पर प्याऊ लगाना या फिर गर्मी से बचाव के लिए छिड़काव करना या और कई इंतजाम करना, ये एक बड़ी व्यवस्था की चुनौती है। हर राज्य में, हर जिले में और हर अधिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और देखिए, लोगों से यही अपील की जाती है कि जब आप घरों से निकल रहे हैं तो आप अपने मुंह को कवर कर लीजिए, अपने सिर को आप ढक लीजिए। खासतौर पर सूती कपड़े आप पहन कर निकलेंगे ताकि आपके पसीने को वो सोख लेता है। और जो लू से होने वाली दिक्कतें हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, त्वचा से संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे आपका बचाव हो सके। डॉक्टर्स भी तमाम तरह की जो सलाह है वो देते हैं, एडवाइस देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि आप पानी पीते रहें, पानी का सेवन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल करें, उनका सेवन करें, लिक्विड पीते रहें। नारियल पानी पी लीजिए, आप फ्रूट जूस पी लीजिए, आप पानी की बोतल अपने साथ रखिए। बाकायदा इसको लेकर जो प्याऊ की व्यवस्था है वो भी प्रशासन की ओर से की गई है, ताकि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए कम से कम प्याऊ के माध्यम से पानी की व्यवस्था हो सके। जगह जगह पर वाटर कूलर्स भी लगाए गए हैं ताकि ठंडा पानी मिल सके। कूलर्स भी लगाए गए हैं कई जगहों पर। और जानवरों के लिए भी, मवेशियों के लिए भी चिड़ियाघरों में इंतज़ाम है। कूलर, पंखे लगा दिए गए हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। हालांकि हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं है। तापमान, चूँकि पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्यों में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है उतनी ही सर्दी की और गर्मी की भी। आप मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ पर तो पारा 47 डिग्री के भी पार जा रहा है, 48 डिग्री के भी पार जा रहा है। लेकिन पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ उत्तराखंड में गर्मी को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। तापमान 40 डिग्री के ऊपर क्रॉस कर रहा है।
प्रवेश राय का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और यही भीषण गर्मी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है, खासतौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए, क्योंकि उनकी आमदनी पर प्रभाव पड़ रहा है। दोपहर में अगर वो अपना कारोबार लगाते हैं या रेहड़ी पटरी लगाते हैं तो उनके लिए दिक्कत है। प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, खासतौर पर मजदूर वर्ग और रेहड़ी पटरी वालों के लिए? क्या प्याऊ की व्यवस्था है, छिड़काव हो रहा है क्या, ताकि थोड़ी ठंडक बनी रहे? जी मनीषा, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से प्रदेश में लगातार ये देखा जा रहा है कि जो तापमान है बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी हरिद्वार में और अभी तकरीबन 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। दोपहर 12:30 बज चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी काफी परेशान हो रही है गर्मी की वजह से। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि दोपहर के समय जो सड़कें हैं वो खाली नजर आ रही हैं, आवागमन कम हो गया है। उसकी जो वजह है वो यही है कि गर्मी काफी पड़ रही है और काफी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से बात की जाए, प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ने के कारण अभी मौसम विभाग की जो ओर से पूर्वानुमान जारी हुआ है उसमें ये भी बताया गया है मौसम विभाग की ओर से कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ये देखना होगा किस प्रकार से प्रशासन इस चुनौती से निपटता है। लेकिन जब बात की जाएगी लगातार इस तरीके से देखा जा रहा है गर्मी पड़ने की, तो हरिद्वार जिलाधिकारी की बात की जाए या फिर देहरादून जिलाधिकारी की बात की जाए, लगातार जो जनता है उन लोगों से अपील की जा रही है कि दोपहर में घर से निकलने से बचें, अनावश्यक घर से ना निकले। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जब लू लग रही है लोगों को, बच्चों को भी और बड़े बूढ़ों को जिस प्रकार से इसका काफी असर देखने को मिलता है, तो लगातार ये भी देखा जा रहा है कि अस्पतालों में जो संख्या है मरीजों की वो भी बढ़ती नजर आ रही है। तो मनीषा, अब देखना होगा कि तापमान कब बदलेगा और जो प्रदेश की जनता है उनको राहत कब मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं जो रेडी पटरी वाले लोग हैं इन लोगों के लिए काफी चुनौती भी साबित हो रही है। लेकिन प्रवेश, जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर, मुख्यमंत्री भी बैठकें करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर रहें, आप फील्ड पर रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है अगर और व्यवस्था अगर सरकारी या फिर प्रशासनिक तौर पर की जा सकती है तो लोगों के लिए वो की जानी चाहिए। लेकिन क्या विभागों के अधिकारी इस पर अमल कर रहे हैं? क्या वो ग्राउंड जीरो पर हैं? क्या वो फील्ड पर पहुंच रहे हैं लोगों की समस्याओं को जानने के लिए? जी बिल्कुल मनीषा, आपसे कुछ दिन पहले जिस तरीके से प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ था कि जो भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल होंगे, हर स्कूलों में जो ORS होता है वो रखना होगा। अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार से जो बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल से बाहर नहीं जाने देंगे। जो दोपहर पड़ रही है तो लंच में जो बच्चे होंगे वो भी स्कूल मतलब क्लास से बाहर नहीं निकलेंगे, दोपहर में खेलेंगे नहीं। तो जिस प्रकार से ये भी देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षा विभाग की बात की जाए या फिर जिला अधिकारी की बात की जाए, हर वो व्यक्ति जो प्रशासनिक अमले से जुड़ा हुआ है अपने काम को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी इसी बीच चल रही है। तो जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है हरिद्वार है, तो हरिद्वार में नारसन बॉर्डर लगता है। नारसन बॉर्डर से हरिद्वार ऋषिकेश तक जगह जगह पे जो है पानी की व्यवस्थाएं भी की गई है, प्याऊ भी लगाए गए हैं। जो वैसे लोग हैं जो केंद्र बने हुए हैं, पंजीकरण केंद्र बने हुए, वहां पे भी पूर्णतः कूलर की व्यवस्था की गई है, पंखे भी लगाए गए। तो अब ये कह पाना गलत नहीं होगा कि जो गर्मी है वो अत्यधिक पड़ रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार जो है काम भी करता नजर आ रहा है। जी मनीषा। और खास तौर पर अस्पतालों में व्यवस्थाओं के भी निर्देश दिए गए हैं, क्या वहां पर भी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नजर आ रही है? क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ेंगे, लू से परेशान मरीज अस्पतालों का रुख करेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से अस्पतालों की बात की जाए, जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है कि जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले लगभग एक हफ्ते से गर्मी का जो है चलन है वो काफी ज्यादा हो रहा है और तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो तापमान बढ़ने की वजह से जब लोग बीमार हो रहे हैं तो अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। तो अस्पताल में जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के केमिस्ट हैं, वो व्यक्ति जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े होने की वहाँ पे दवाइयों को लेकर के या फिर जो डॉक्टर हैं वो हर वो व्यक्ति स्पष्ट नजर आ रहे हैं जो अपने काम को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है कहीं ना कहीं काफी जो रौद्र रूप ये गर्मी का देखने को मिल रहा है। अब ये कहना देख पाना गलत होगा, ये कह पाना गलत नहीं होगा कि ये जो मौसम है ये कब करवट बदलेगा और ये गर्मी से राहत कब मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने ये भी आशंका जताई है कि जो इस बार मानसून होगा वो जल्दी आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि वो लेकिन प्रवेश, समय समय पर जिलाधिकारी भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप गैर जरूरी कार्यों से घरों से बाहर ना निकलें, और अगर आपको निकलना ही पड़ रहा है बाहर घरों से तो फिर आप सूती कपड़े पहन कर निकलें, अपने साथ तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अपने सिर को ढककर रखें ताकि आप हीट स्ट्रोक से बच सकें और वो मामले भी कम होंगे फिर। लेकिन क्या इस अपील का या फिर एक्सपर्ट्स की दी गई इस एडवाइस का पालन लोग कर रहे हैं? देखिए जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों की बात है तो जो लोग परेशान होंगे जब गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण, तो जो लोग हैं इस पे अमल
आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है गर्मी पड़ने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अस्पताल की ओर रुख करना पड़ रहा है, लोगों को ओआरएस का घोल भी पीने के लिए साफ तौर से बताया गया है डॉक्टरों की ओर से। जिलाधिकारी लगातार इस पर बैठकें भी ले रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि किस प्रकार से जो मौसम है वो कर बदलेगा और कब जो है लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है प्रवेश, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार लोग जो है वो बेहद परेशान हो रहे हैं। तपती गर्मी का कहर उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में दिखाई दे रहा है और इसी सिलसिले में देहरादून के जो ज़िलाधिकारी हैं या हरिद्वार के जो ज़िलाधिकारी हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में ही रहें। स्कूल के टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर स्कूलों की छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं और जब तक मौसम विभाग की तरफ से कोई राहत भरी अपडेट सामने नहीं आती है, फिलहाल तब तक छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला राज्य सरकारों ने लिया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से ही खबर है जहां पर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने की जानकारी है। एसएसपी ने डीएसपी को सर्किल्स की जिम्मेदारी सौंपी है। सुमित पांडे को भगवानपुर और तकनीकी शाखा की जिम्मेदारी दे दी गई है। ओशिन जोशी को रुड़की और महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ की प्रभार के तौर पर नियुक्त किया गया है और ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ ये फेरबदल किया गया है। प्रवेश का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह के फेरबदल किए गए हैं। जी बनी साहब, बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए, प्रदेश में लगातार जो है प्रशासनिक अमले में जो है फेरबदल देखने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार जो है हरिद्वार में जो 2 सीओ क्षेत्राधिकारी थे उन लोगों का फेरबदल किया गया है। कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि नताशा सिंह पहले रुड़की की जो सीओ थी, लेकिन उनको अब सीआईडी देहरादून भेज दिया गया है और ओसिन जोशी जो है नई सीओ आई है, उनको रुड़की की सीओ के पद पर जिम्मेदारी मिली है और जो सुमित पांडे हैं उनको जो है भगवानपुर सीओ की जिम्मेदारी मिली है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से ये लोग अपने पदभार को संभालेंगे। लेकिन लगातार जो है ये लोग अभी बीते कुछ दिन पहले ही आए थे और आज इन लोगों का यहाँ पे पदभार जो है ग्रहण किया है। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि इन लोगों के समक्ष किस प्रकार से जो कानून व्यवस्था बनाने में मदद की जाएगी। जी, लेकिन ये जो फेरबदल हुआ है, ये जो उलटफेर हुआ है प्रशासनिक तौर पर, तो क्या अभी जिनको नई जिम्मेदारियां मिली हैं उनको जिम्मेदारियों को अभी से ही उनका प्रभार संभालना होगा या कुछ समय दिया जाएगा? जी बिल्कुल मनीषा, ये बीते 2 से 3 दिन पहले ट्रांसफर हो गया था, लेकिन जिस तरीके से बीते दिन जो नताशा सीओ थी वो अपना ट्रांसफर लेकर के यहाँ से सीआईडी देहरादून के पद पर तैनात हुई हैं और आज जो है यहाँ पर पदभार ग्रहण करने के लिए ओसिन जोशी सीओ रुड़की पहुंची हैं और जो सुमित पांडे हैं वो सीओ भगवानपुर का पदभार आज उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब लगातार जिस तरीके से ये देखा जाएगा कि 3-3 थाने का जो है दोनों लोगों का पदभार दिया गया, 3-3 थाने ये लोग संभालेंगे सीओ के पद पर तैनात रह करके। तो देखना होगा कि किस प्रकार से जो थाने की जिम्मेदारी ये लोग संभाल पाएंगे। जी प्रवेश, लेकिन क्या ये केवल कानून व्यवस्था के लिहाज से ये जो फेरबदल है वो किया गया है या फिर ये रूटीन फेरबदल है? आने वाले समय में भी हम क्या ये संभावना समझें कि कुछ और अधिकारियों के प्रशासनिक अमले में फेरबदल हो सकता है? जी बिल्कुल मनीषा, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासनिक फेरबदल जो है समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब के जो फेरबदल की बात की जाए तो इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो ये साफ तौर से यही नजर आ रही हैं कि कुछ दिनों में बाद ये भी देखा जाएगा कि प्रदेश में चुनाव है कुछ महीनों के बाद। तो इस वजह से जो देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगातार छोटी मोटी जो कुर्सियां वो हिलाई जा रही हैं, लेकिन अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो अब आने वाले समय में हो सकता है और भी कप्तानों के जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो इन लोगों ने अपना पदभार ग्रहण किया है किस प्रकार से संभालेंगे और आगे भी जो ट्रांसफर है वो देखने को मिलते रहेंगे। जी ठीक है प्रवेश, अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य के साथ पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दरअसल ये प्रशासनिक फेरबदल जिसमें एसएसपी ने डीएसपी को सर्कल्स की जिम्मेदारी सौंप दी है। कानून व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य के साथ समय समय पर ये फेरबदल किए जाते हैं। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। केदारनाथ धाम में मारपीट और अभद्रता का मामले सामने आया है। घोड़े खच्चर संचालकों के साथ मारपीट की गई है। मारपीट के बाद
लोगों में भारी नाराजगी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। दरअसल केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर संचालकों के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला और लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाने लगे हैं और अब ये कहने भी लगे हैं कि आखिर श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं या बवाल करने के लिए आ रहे हैं। घोड़े खच्चर संचालकों के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अब सोशल मीडिया पर जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, जो भी इन वीडियोस को देख रहा है, वो सवाल कर रहा है और वो अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इस पर नाराज भी हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि मामला क्या हुआ आखिर। घोड़े खच्चर संचालकों के साथ मारपीट, हालांकि ये मारपीट का जो मामला है वो नया नहीं है। जब भी चारधाम यात्रा चलती है तो घोड़े खच्चर संचालकों के साथ इस तरह से व्यवहार, अभद्र तरीके से या दुर्व्यवहार करने की जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो अक्सर सामने आती हैं, जो सामाजिक तौर पर एक बड़ा संदेह और सवाल पैदा करती हैं। इधर चंपावत के टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली बैठक का असर भी दिखाई दिया। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल के तहत मां पूर्णागिरि धाम को हेली सेवा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया, जहां पर लथिया नदी के किनारे आधुनिक हेलीपैड का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। दरअसल लोक निर्माण विभाग चंपावत के अधिशासी अभियंता MC पलाड़िया ने बताया कि करीब 1,88,00,000 रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस अत्याधुनिक हेलीपैड पर एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। तो वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश पारित किए हैं। आपको ये बताते चलिए कि प्रशासन का ये सीधे तौर पर मानना है कि हेली सेवा शुरू होने के बाद मां पूर्णागिरि धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। फिलहाल अधिशासी अभियंता के अनुसार निर्माण कार्य अप्रैल महीने से शुरू हो चुका है और अब तक लगभग 40% कार्य पूरा किया जा चुका है। विभाग ने सितंबर महीने तक हेलीपैड निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इधर हरिद्वार में 2 बाघों की संदिग्ध मौत के बाद वन विभाग और शासन में हलचल तेज हो गई है। दरअसल सज्जनपुर बीट में एक के बाद एक 2 बाघों के शव मिलने से वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल वन मंत्री सुबोध उनियाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी भी ली। साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे मामले में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे निलंबन की ही कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि वन्य जीवों के शिकार में शामिल लोगों को कड़ा संदेश दिया जा सके। निश्चित रूप से बहुत जघन्य अपराध है और ये इसमें अभी जांच चली रही है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे की भी शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना है और इसमें जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसी विभागीय कर्मचारी का भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है और निश्चित रूप से इसमें एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लोहाघाट से है, जहां पर 19 मई को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन के बाद लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में पूर्व सीएम स्वर्गीय खंडूरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आपको ये भी बताते चले कि शोक सभा में नगर पालिका अध्यक्ष लोहाघाट और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा भी शामिल हुई। तो वही चिकित्सा अधीक्षक विराज राठी ने कहा कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे और कर्मचारी हित में उनके द्वारा कई अहम फैसले लिए गए। तो वही नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा ने पूर्व सीएम BC खंडूरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय खंडूरी उत्तराखंड के ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक थे। कि 2 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, कल उनका देहांत हुआ।
उसके लिए हमने 2 मिनट की स्वच्छता रखी। और जैसे कि उन्होंने बताया और हमने भी देखा कि वो करप्शन के हमेशा खिलाफ थे। उनके समय में हमारे प्रदेश में और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त चिकित्सालय के सेमेस्टर और डॉक्टर्स और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मैं मेजर भुवनचंद खंडूरी जी को बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने चाहे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के साधन के साथ साथ इंटरव्यू भी खत्म किया गया था, और उनका कार्यकाल हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। इधर उत्तरकाशी में बासु गांव के पास जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे आग के आवासीय क्षेत्र तक फैलने का खतरा बना हुआ था। एसडीआरएफ, वन विभाग, फायर सर्विस और एनडीआरएफ ने चलाया संयुक्त अभियान, जिसे अभियान को चलाकर जंगल की आग पर काबू पा लिया गया और समय रहते ही कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आप लोग अल्मोड़ा में नगर निगम के खगमराकोट वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष दिखाई दिया। आपको ये बताते चले कि वार्ड के पैदल रास्ते जगह जगह से टूटे और क्षतिग्रस्त हुए थे, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्थानीय निवासियों का ये साफ तौर पर कहना है कि ड्रेनेज व्यवस्था के लिए बनाए जा रहे नाले अभी अधूरे छोड़ दिए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य तो शुरू किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा वार्ड में लगाए गए कूड़ेदान का प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से सड़ चुका है। तो वहीं वार्ड वासियों और पार्षद का आरोप है कि कई बार नगर निगम प्रशासन को समस्याओं से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल लोगों ने जल्द से जल्द पैदल मार्गों की मरम्मत, अधूरे ड्रेनेज काम को पूरा कराने और कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई है। यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे रास्तों का हो गया, कूड़ा निस्तारण हो गया है और नालों का हो गया है, लाइटों का हो गया है। इधर इतनी समस्याएं हैं। लोगों का मेरे पे इतना विश्वास था कि ये बहुत सी आशाएं थी। उन्होंने भारी मतों से मुझे 2 बार विजयी बनाया है। अगर मैं उनके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। मैंने निगम में कितने बार तो 3-4 बार प्रस्ताव दे चुकी हूँ। और जिला मेन तो रास्ता है, कूड़ा है, कूड़ेदान का है। मेन समस्या है कूड़ेदान की। इतनी गंदगी है, जीना हराम हो रहा। सबसे पहले कूड़ेदान एक तो टूट चुका है, पूरी तरह टूट चुका है, और रास्ता मेन है इधर का। सफाई नहीं है, सफाई कोई करता ही नहीं है, नगर निगम से कोई आता नहीं है। सब नाले सब बेकार पड़े, टूटे फूटे पड़े रास्ते तो क्षतिग्रस्त हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे जाते हैं। पूरा मालगांव यहाँ से बाजार को जाता है, सारे रास्ते टूटे पड़े, कूड़ेदान खराब है। नालियों की तो ऐसी हालत है कि पूरा बाजार का सामान वो कचरा आ रहा है, और नालियों भी है चौक, नालियों की ऐसी हालत है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।